ठीक है। आओ तो चलो ध्यान से सुनना आप लोग। क्या पहला सेंटेंस क्या कह रहा है हमारा? कह रहा है क्या कि इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माई कार। ठीक है, कह रहा है कि किस पार्ट में गलत लिखा हुआ है या ये सही लिखा हुआ है, ये बताना आपको। ठीक है ना। अब मेरी बात मेरी जरा ध्यान से सुनना आप लोग। मैंने आपको ये कहा था कि अगर कोई सेंटेंस जो है, अगर कोई सेंटेंस गए देखो सुनो, कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखा होता है? दो हिस्सों में लिखा होता है। हम लोग चैप्टर कौन सा पढ़ रहे हैं? कंडीशनल का। कंडीशनल सेंटेंस हमेशा कितने हिस्सों में होता है? दो हिस्सों में होता है। एक होता है इफ क्लॉज और दूसरा होता है, मतलब एक हिस्से में इफ लिखा होगा और दूसरे वाले में दूसरा वाला हिस्सा होगा। अब मेरी बात ध्यान से सुना। मैंने आपको ये कही थी कि भाई आगे अगर आपको हैड थर्ड लिखा हुआ मिल जाता है तो पीछे याद रखना कि पीछे वुड आएगा, हैव आएगा और वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। और मैंने कहा कि अगर इफ क्लॉज में अगर आगे आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म लिखी हुई मिल जाती है तो पीछे आएगा वुड और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी हुई मिलेगी। ठीक है, समझ आ रहा है आपको? अब मेरी बात ध्यान सुनो, दिक्कत कब होगी? जब इनको क्या करेगा वो मिक्स करेगा। तो हमें किसको प्रेफरेंस देनी है? फर्स्ट वाले को, है ना। अब देखो सुनो, ये लिखा हुआ है, देखो ये कंडीशनल सेंटेंस है हमारा। कह रहा है इफ ही केम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माय कार। तो देखो कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों में हो गया, एक इफ क्लॉज हो गया और दूसरा हो गया हमारा। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है इफ ही केम टू मी, ये कौन सी फॉर्म है? वर्ब की। और यहाँ पे लिखा हुआ है वुड हैव गिवन। तो इन दोनों में से क्या दिख रहा है मुझे? यहाँ पे पीछे देखो वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म दिख रही है यहाँ पे। तो अगर वुड हैव थर्ड है तो आगे क्या होना चाहिए था? हैड प्लस वर्ब की। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा? तो चार ऑप्शन मिलेंगे, कहां पे टिक करना है हमें? फर्स्ट पार्ट में टिक करना है। ठीक है, समझ आ रही बात आपको? और करेक्शन क्या होगा भाई? हैड लगाएंगे और वर्ब की, तो केम को काटो, यहाँ पे हैड लगा दो और क्या लगा दो? वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? इफ ही हैड कम टू मी आई वुड हैव गिवन हिम माय कार। ठीक है, करेक्शन कर लो उसका शीट में, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है, जो देखो। अच्छा, मैंने आपको ये भी बताया था भाई कि अगर इफ आगे आएगा तो हैड हट जाएगा। तो देखो इफ को आगे हैड आगे आएगा तो इफ हट जाएगा। हैड आगे आ गया, इफ हट गया। लेकिन मैंने आपको ये बताया था भाई कि अगर आगे हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है तो पीछे क्या होना चाहिए? वुड है प्लस वर्ब की। तो क्या ये सही लिखा हुआ है क्या? देखो सुना, आगे हैड भी लिखा हुआ है और पीछे क्या लिखा हुआ है? वर्ब की। तो हैड भी और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी है, तो पीछे क्या चाहिए? वुड चाहिए, लिखा हुआ है। ठीक है, हैव भी लिखा हुआ है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी हुई है। यानी ये सेंटेंस आगे भी ठीक लिखा हुआ और पीछे भी। तो ये कौन सा एरर हो जाएगा हमारा फिर? इस सेंटेंस में कोई गलती नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा? नो एरर हो जाएगा। जब कोई गलती नहीं होती तो हमारा फोर्थ ऑप्शन होता है नो एरर का। ठीक है, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? थर्ड वाले में बताओ क्या दिक्कत है? इफ ही हैड कॉल्ड मी अप आई वुड इन्फॉर्म हिम। इफ, ध्यान सुनना आप लोग। मैंने आपको बताया और इतनी देर से बता रहा हूं, मैंने कहा कि क्या, कि अगर आगे हैड थर्ड लिखा हुआ है तो पीछे क्या होगा? वुड हैव प्लस वर्ब की। अब देखो जिनको नहीं पता, जिन्होंने चैप्टर नहीं पढ़ा, पिछले दो सेंटेंस भी देख ले तो भी ये सेंटेंस हो जाना चाहिए। कैसे हो जाना चाहिए? आगे देखोगे कि आगे क्या लिखा हुआ है? हैड प्लस वर्ब की। तो पीछे क्या आना चाहिए? वुड आना चाहिए। है क्या? है। फिर क्या आना चाहिए? हैव आना चाहिए। क्या हैव लिखा हुआ है यहाँ पे? तो ये एरर हो जाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? यहाँ पे वुड आएगा, फिर क्या आएगा? हैव आएगा, फिर क्या आएगा? वर्ब की। तो इन्फॉर्म में ईडी लगा दोगे तो क्या हो जाएगा हमारा? इन्फॉर्म्ड हो जाएगा। ठीक है, तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा? बी पार्ट में एरर होगा भाई। ए पार्ट हमारा यहाँ तक है, फिर उसके बाद बी पार्ट है, तो बी पार्ट में एरर होगा। सी पार्ट में खाली ये हिम लिखा हुआ है। ठीक है, अगला क्या दिक्कत है अगले वाले सेंटेंस में बताओ? क्या नहीं आएगा? विल नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा विल? इफ के बाद विल नहीं आता। क्यों नहीं आता विल इफ के बाद? अगर दो घटनाएं भविष्य में लगातार हो रही हैं तो पहली वाली घटना को सिंपल प्रेजेंट में रखते हैं। लेकिन मैंने कहा था कि भाई अगर कभी आपकी इंग्लिश कमजोर है, आप हिंदी ना बना पाए, तो मैंने कहा था क्या कर लेना, ऐसा ध्यान रख लेना। क्या ध्यान में रख लेना? कि इन शब्दों के बाद कभी भी विल का प्रयोग नहीं होगा। कौन से शब्द है? पहला शब्द है इफ,
दूसरा शब्द है सपोज, तीसरा शब्द है अनटिल, चौथा शब्द है अनलेस, पांचवा शब्द है व्हेन लगा लेते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आफ्टर, उसके बाद बिफोर, उसके बाद एज सून एज लॉन्ग एज, उसके बाद क्या था, प्रोवाइडेड था, उसके बाद इन केस था, ठीक है, लेस्ट भी था, और बताओ और कुछ था, बस इतना ही। चलो इतना ही मान लेते हैं। एक चीज और, कुछ और बात, इनके बाद क्या नहीं आएगा भाई, विल नहीं आएगा। तो देखो इफ के बाद ये विल लिखा है, सही है, फिर ये नहीं, ये कट जाएगा, फिर वर्क रहेगा या वर्क्स हो जाएगा। देखो ये थर्ड पर्सन है तो इसमें एस लगेगा, तो ये वर्क्स हो जाएगा, ठीक है ना, वर्क नहीं चलेगा, जब ये हटेगा तो इसमें एस लग जाएगा, ठीक है। एक चीज और ध्यान रखना आप लोग, मैंने ये भी तो बताया था साथ में कि अंटिल के बाद क्या नहीं आता, नॉट नहीं आता, और अनलेस के बाद भी, ठीक है ना। और आपको ये आता था कि लेस्ट के बाद क्या आता है, हमेशा शुड आता है। इफ के बाद क्या नहीं आता, सपोज के बाद क्या नहीं आता। क्लियर है, आगे बढ़ जाए। इसमें आपको ज्यादा दिमाग नहीं चलाना, बस वर्ड देख लेना है। तो जैसे लिखवा है इफ के बाद विल नहीं आता तो विल हटा दिया। अब एक बच्चे ने को मैंने ये बात सिखाई, तो उसने इफ, मैंने कहा कि भाई इफ के बाद विल नहीं आता, उसने कहा ठीक है सर, उसने सारे विल हटा दिए, ये वाला भी हटा दिया, वो वाला भी हटा दिया, सेंटेंस में आगे विल था सारे हटा दिए। ऐसा नहीं करना आपको। मैंने कहा कि कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखा जाता है, इफ क्लॉज और, तो जो इफ के बाद विल नहीं आएगा भाई वो इफ क्लॉज वाला, ऐसा नहीं आएगा। ऐसा नहीं कि पूरे सेंटेंस का हटा दो एक ही बार में, तो मेरी बात आपको, तो सारे विल नहीं हटाने, जो उसके बाद आ रहा ना जस्ट उसी सेंटेंस में, वो वाला नहीं आएगा, बस सबका ठेका नहीं ले रखा हमने, ठीक है। नेक्स्ट देखोगे अगर आपका, ये मैं बताता हूं, अनलेस के बाद क्या नहीं आता, ठीक है, डू भी हट जाएगा जब नॉट हटेगा। अभी मैंने आपको बताया क्या, अनलेस के बाद नॉट नहीं आता, अंटिल के बाद भी नॉट नहीं आता, ठीक है। तो किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा, समझ में पा रहे हो क्या, ठीक है। मैंने कहा ना, बिल्कुल ही नकार देने से काम नहीं चलेगा, ये बात ध्यान रखना। अगर तुमको ये लग रहा है कि तुम्हारे 4 सब्जेक्ट है और कोई एक सब्जेक्ट बिना पढ़े में निकल जाऊंगा, तुम्हारा बहुत तगड़े वाला भ्रम है, बहुत तगड़े वाला, ठीक है ना। या तो तुम इतने अच्छे हो जाए बाकी 3 में कि चलो भगवान करे कि आपका सिलेक्शन हो, मैं चाहता हूं कि आपका सिलेक्शन हो, कहीं पढ़ो कोई फर्क नहीं पड़ता इससे, लेकिन आज की डेट में चारों सब्जेक्ट को छोड़ के निकल जाना एक सब्जेक्ट को, वो तुम्हारा पैर पकड़ के तुम्हें पटक ही देगा। जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक जा नहीं पाओगे, ये बात ध्यान रखना इस चीज का, ठीक है। दूसरी बात भाई, हम पढ़ने बैठे हैं, ठीक है, ऑप्शन चूज करने थोड़ी बैठे कि अब पढ़ना है नहीं पढ़ना है। मैं अपनी बात बता रहा हूँ, पूरे मैथ्स में ऐसा कोई एग्जाम नहीं हुआ जिसमें 50 में 50 ना आते, मेरे पूरे पूरे मार्क्स होते थे मेरे मैथ्स रीजनिंग में, ठीक है ना। सीजीएल में मेरे 150 160 नंबर नॉर्मल बात थी मेरे लिए। इंग्लिश बिना पढ़े भी खींच लेता था, इंग्लिश में मैं तो उतना ही करता था जितना मैं रट सकता था। मैंने कहा ना, मेरे को 4 सब्जेक्ट में क्या नहीं पसंद, मेरी खुद का बता रहा हूँ, कोई सिखा नहीं पाया भाई, मेरी गलती नहीं थी, ठीक है ना। मुझे कोई टेंस नहीं सिखा पाया, ये मेरी कोई गलती नहीं, बता मुझे कोई मिला ही नहीं ऐसा जो सिखा सके। ये जो मैंने सीखा ना, ये बड़ी मुश्किल से सीखा मैंने, ठीक है। और एक बात और भी बता दूं कि जो मैं आपको इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, मैंने कहा 2-4 किताबें इकट्ठी करके पढ़ लेना, 2-4 टीचर से पढ़ लेना, उसके बाद आपको इतना जीस्ट मिलेगा एक ही बार में। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूँ, ऐसा मुझे रिव्यूज मिले हैं, बच्चों के रिव्यूज मिले हैं, ठीक है, वो चीज़ है। और बच्चे तो तुम्हें पता है आज की डेट में 36 टीचरों से पढ़ते हैं लाइब्रेरी में बैठ के, फलाना टीचर की वीडियो चलानी, फिर उसकी चला ली। मैं, मेरे एक स्टूडेंट की लाइब्रेरी है, मैं उसकी लाइब्रेरी में गया, मैं एक बच्चे के पीछे 5 मिनट खड़ा रहा, उसने 5 मिनट में ही 2-4 फैकल्टीज के वीडियो देख डाली एक टॉपिक पे, फिर लास्ट में बंद करके घर चला गया वो, समझ रहे लोग। मतलब एक फैकल्टी की वीडियो देखी, फिर उसके बगल में दूसरी वीडियो आई, दूसरी देखी, तीसरी देखी, सब पास आउट कर दिया। आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या ये भी है कि जितने ज्यादा आप टीचरों से पढ़ रहे हो ना, ये भी एक प्रॉब्लम है, ठीक है। आपको एक बार बता दिया, पढ़ा दिया नंबर सिस्टम, आप जितने ज्यादा रिसोर्सेज यूज करोगे ना, आपके लिए उतनी दिक्कत बढ़ रही है, समझ रहे हो। एक बार पढ़ लो अच्छे से, ठीक है ना, और उसके बाद PYQ लगाओ, खत्म करो कहानी, आगे बढ़ो, इतना ही है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पे आ जाओ। नेक्स्ट का क्वेश्चन कह रहा है हमारा, अभी मैंने आपको बताया गया कि बिफोर के बाद क्या नहीं आता, ये वर्ड लिखवाया ना आपको, देखो बिफोर के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता। तो इस सेंटेंस में क्या आने लग रहा है, बिफोर, तो बिफोर द पुलिस विल को हटा देंगे हम लोग, ठीक है, विल हट जाएगा, ठीक है। अब इसकी हिंदी बनाओगे तो भी हो जाएगा, वैसे भी हो जाएगा, मैंने आपको बताया। अब देखो ये जो मैंने बिफोर के बाद विल लगाया, क्या मैंने सेंटेंस की हिंदी बनाई है क्या, मैंने कहा ना हिंदी बिना बनाए भी काम हो जाएगा, ऐसी कोई जरूरत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट देखो, नहीं होगा, एक बताओ इसलिए नहीं होगा भाई,
पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग, क्या सही है? पुलिस इज कमिंग या पुलिस आर कमिंग? बोलो यार, कुछ कुछ भी बोल दो चलेगा। हाँ, ये वाला कह रहे हो ना? हाँ, ये भी और ये भी। जो भी मैं पढ़ा रहा हूँ PYQ का ही है, उससे पेपर से बाहर तो हमें सोचना ही नहीं है, हमारे मतलब का ही नहीं है। ये बताओ, पुलिस इज कमिंग ठीक लग रहा है या पुलिस आर कमिंग ठीक लग रहा है? जो तुम्हें ठीक लग रहा है बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। इज ठीक लग रहा है, ठीक है? बिल्कुल गलत। पुलिस आर कमिंग होता है। पुलिस के साथ हमेशा क्या लगता है? आर लगता है, हमेशा प्लोरल वर्ब लगती है, याद रखना इस चीज का। अब पढ़ने में गले के नीचे ना उतरे वो एक अलग बात है, लेकिन जब हम नाउन का चैप्टर पढ़ेंगे तो बताऊंगा कि कुछ ऐसे शब्द होते हैं भाई जो दिखने में सिंगुलर हैं, लेकिन वर्ब कैसे लेंगे? हमेशा प्लूरल लेंगे, ठीक है ना? क्लियर है? हाँ, अगर एक पुलिस का बंदा है, वन पुलिस पर्सनल है, तो इज कमिंग हो जाएगा, वो एक अलग बात है, ठीक है ना? तो ये तो, यानी ये प्लूरल वर्ब लेता है, ओवरऑल प्लूरल ही आता है। ओवरऑल, ओवरऑल लगाया मैंने। सुनो ध्यान से। तो पुलिस के साथ वर्ब कैसे आती है? हमेशा प्लूरल। तो ये पुलिस के साथ ये प्लूरल वर्ब ही तो आएगी, क्योंकि कम्स लगा दोगे तो वो क्या हो जाएगा फिर? वो सिंगुलर हो जाएगा, एस लगाने पे वो क्या हो जाता है? सिंगुलर हो जाता है, ठीक है ना? नेक्स्ट अगला, वी विल कम टू नो द ट्रूथ आफ्टर द इन्वेस्टिगेशन फिनिश्ड। गलत लिखा हुआ गाइस। एक बात बताओ गाइस, मेरी बात जरा ध्यान से सुना। मैंने कहा था कि दो घटनाएं अगर भविष्य में हो रही हो तो पहली वाली घटना को किस में रखते हैं? प्रेजेंट में, और दूसरी वाली घटना को, लेकिन मैंने तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट बोला था दोस्त, बोला था कि नहीं? लेकिन इस प्रेजेंट की जगह पे प्रेजेंट में कुछ और भी चलेगा। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस भी चल सकता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी चल सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी चल सकता है, लेकिन पास्ट नहीं चलेगा। तो देखो, दो घटनाएं भविष्य में, कह रहा है कि हम सच्चाई जानेंगे जब इन्वेस्टिगेशन खत्म हो जाएगा, है ना? तो पहले क्या होगा? तो जो घटना पहले हो रही है वो किस में होनी चाहिए थी? प्रेजेंट में होनी चाहिए थी। और वर्ब की सेकंड फॉर्म किसको बताता है? पास्ट को बताता है। इसका मतलब यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे होगा द इन्वेस्टिगेशन हैज फिनिश्ड। अब मैंने प्रेजेंट तो यूज किया, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा वाला यूज किया है? प्रेजेंट परफेक्ट यूज किया है मैंने, हैज का यूज किया है। ठीक है, चल जाएगा, प्रेजेंट का कोई भी चल जाएगा, लेकिन पास्ट नहीं चलेगा। नहीं नहीं, जिस चीज में टाइम लगता है ना सर, उसमें हम हैज का यूज करना ज्यादा सही रहेगा, ठीक है ना? वो सही नहीं होगा। जिस चीज में टाइम लगता है ना, उसमें हम लोग हैज का यूज करते हैं, ठीक है, जो अभी भी कंसिस्टेंटली खत्म। अगला वाला मैं बताऊं कि तुम बता रहे हो? अंटिल के बाद क्या नहीं आता? विल नहीं आता, और नॉट भी नहीं आता, क्योंकि अभी बताया अंटिल के बाद नॉट भी नहीं आता, अंटिल में नेगेटिव छुपा हुआ है। जब मैं, पता है, मैं तो मैंने बताया ना, मेरी इंग्लिश वीक थी। मैं इंग्लिश में वो चीजें रट लेता था जो रटने वाली बात है। जैसे अगर मैं आप ही की जगह पे बैठा होता, तो जितनी, जैसे भाई ने बता दिया विल नहीं आता, नॉट नहीं आता, मेरे दिमाग में मामला सेट है अभी, ठीक है ना? क्योंकि समझ में तो हमारे को आता नहीं था, लेकिन जितना अब नौकरी भी चाहिए, मजबूरी भी है पढ़ना, तो जितना मैं रट लेता था। मैं अपनी कहानी बता रहा हूँ स्टार्टिंग की डेज की। और एग्जाम में अगर रटा हुआ फंस गया तो नंबर बन जाते थे, वो एग्जाम तो मेरा निकल जाता था। स्टार्टिंग के डेज की बता रहा हूँ मैं आपको। और जिसमें नहीं फंसा उसमें नहीं फंसा वाली बात है, ठीक है? तो स्टार्टिंग कर सकते हो हम लोग, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अंटिल के बाद क्या नहीं आता? और नॉट भी। द ट्रेन लिखा हुआ है, ये हमारा थर्ड पर्सन है, ठीक है ना? तो इसके साथ गेट नहीं आएगा, इसके साथ एस भी लग जाएगा, क्या हो जाएगा ये? गेट्स हो जाएगा। ठीक है, देखो सुनो मेरी बात, यहाँ सुना। आपको पता है एस कब कब लगेगा? अगर यहाँ पे आई लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? आई लिखा है, वी लिखा है, यू लिखा है और दे लिखा है। अगर इसके अलावा कुछ भी लिखा है यहाँ पे तो एस लगेगा, ठीक है ना? जैसे पिछला वाला सेंटेंस देखो, वी लिखा है ना, सॉरी देखो इन्वेस्टिगेशन लिखा, या इसको देख लो आप। हाँ, कोई भी कर लो, जैसे ये वाला देख लो आप लोग, है ना? यहाँ पे आई लिखा है इसलिए एस नहीं लगा, ठीक है? या इससे पिछले वाला देख लो, देखो ही लिखा हुआ है। मैंने क्या बोला आपको? मैंने कहा आई, वी, यू, दे, इसके अलावा कुछ भी मिलेगा तो क्या लगेगा इसमें? एस लगेगा फिर। अगला,
किस पार्ट में एरर है बताओ, पहले आप लोग बताओ जिन्होंने पढ़ रखा है, फिर मैं बताऊंगा। ए पार्ट में एरर है। बी पार्ट में एरर है। ठीक है, ए पार्ट में क्या एरर है, क्या करें बताओ, क्या करें? और किसी को लग रहा है ए पार्ट में एरर? बी में लग रहा है, क्या एरर है बी पार्ट में भाई? वुड लगा दें? बहुत अच्छे भाई। सुनो सुनो, अगर वुड लगा दिया तो पीछे आपने क्या बना दिया, वुड है प्लस में वर्ब की, वुड है प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म बना दी ना अपने पीछे। और मैंने कहा था कि भाई कि पीछे अगर वुड है वर्ब की थर्ड फॉर्म बन जाएगा तो आगे क्या आना चाहिए, हैड प्लस में वर्ब की। तो क्या आगे हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखा हुआ है क्या? लिखा हुआ है क्या? ये सेंटेंस करेक्शन भी कर दिया तो भी अभी भी गलत ही है। क्या करें? विल है पूरा आ जाएगा पक्का? नहीं पूरा मतलब ये हाँ, विल आपकी जगह पे क्या लगा लो, सिर्फ वुड लगा लो। अब जब तुम पीछे वुड लगा लोगे तो ये वुड के साथ क्या हो जाएगा, हमारा फर्स्ट फॉर्म हो जाएगी। और अगर पीछे वुड के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिखी है तो आगे क्या आता है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। और ये हेड क्या है हमारा, केवल वर्ब की, है ना? क्योंकि मैंने कहा था ना भाई कि जैसे गो होता है, गो की सेकंड फॉर्म क्या होती है और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ऐसे ही हैज की सेकंड फॉर्म क्या होती है, हैड, और थर्ड फॉर्म क्या होती है, ठीक है ना? तो इस सेकंड फॉर्म की तरह यूज हो जाएगा। फिर मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर पीछे वुड हैव थर्ड होता तो आगे हम 2 बार हैड का इस्तेमाल कर सकते थे, किया भी था, है ना? नेक्स्ट देखो। बताओ भाई इसमें क्या दिक्कत है। इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट टॉलरेट हिम फॉर अ मोमेंट। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं करता। देखो सुनो गाइस, मेरी बात ध्यान से सुनना। किसी सेंटेंस के साथ अगर इफ से हुई है ना, तो उसके बाद चाहे कुछ भी लिखा हो, कुछ भी का मतलब समझ रहे हो आप लोग, आई लिखा हो, ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा, किसी का नाम लिखा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। उसके साथ हमेशा क्या आएगा, वर आएगा, वेयर नहीं वर आएगा। अगर उसके बाद 4 चीजों का जिक्र है, किसी का नाम लिखा हुआ है, कोई प्रोफेशन हो, कोई कंडीशन हो, या फिर कोई क्वालिटी हो, ठीक है ना? तो ध्यान रखना, इफ के साथ आता तो वॉज ही है, बात सही है। लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, क्योंकि इफ लिखा हुआ है, फिर कुछ लिखा हुआ है, फिर इसके बाद वर आएगा अगर कोई कंडीशन है तो। कंडीशन क्या भाई, कि कह रहा है इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता। समझ पा रहे हो क्या? तो यहाँ पे किसका यूज करेंगे हम लोग, वर का। इस चीज को तुम ऐसे भी समझो, दुनिया में कोई भी ऐसी चीज जो आप करना चाहते हो जो अधूरी इच्छा आपकी, काश मैं प्रधानमंत्री होता, तो काश क्यों बोला आपने, क्योंकि आप नहीं हुए, है ना? और वो अधूरी इच्छा अधूरी रह गई। उस केस में हमेशा क्या लगाएंगे हम लोग, वर ही लगाएंगे। चाहे यहाँ पे ही लिखा हो, चाहे सी लिखा हो, चाहे कुछ भी लिखा हो। ही के साथ नॉर्मली क्या आता है, वॉज आता है, लेकिन हम क्या लगाएंगे जब पास्ट इमेजिनेशन होता है, वो इस तरह की कंडीशन में होता है। अगला, क्या दिक्कत है इसमें, या सही लिखा हुआ है? क्या लगेगा, ध्यान से सुना आप लोग। मैंने आपको ये बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होता है, 2 हिस्सों, एक इफ क्लॉज और दूसरा। मैंने कहा भाई इनका टेंस जो है ना सेम रखना होता है। अगर ये पास्ट में है तो दूसरा वाला भी पास्ट में, अगर ये प्रेजेंट में है तो ये। अब देखो सुनो, ये जो मैं बोल रहा हूँ इफ क्लॉज गाइज, इस इफ की जगह पे वो सारे वर्ड हो सकते हैं जो मैंने लिखवाए थे। जैसे कि इफ लिखवाया था, सपोज, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, जो भी लिखवाया था मैंने, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सपोज। तो ये कौन से टेंस में है, ये प्रेजेंट में है। किस में, ये तो आगे देखो, ये जो कुड लिखा हुआ है, इस कुड की जगह पे क्या आ जाएगा, क्योंकि अगर ये सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में है तो अगला वाला भी किस में होगा, प्रेजेंट में ही होगा। तो व्हाट कैन वी डू हो जाएगा। अगर ये पास्ट में होता तो ये ठीक होता, फिर इसका करेक्शन कर लेना आप लोग। बी पार्ट में हो जाएगा, कुड की जगह पे क्या आएगा, क्या ना आएगा। ये वाला मैं बताता हूं बहुत टफ है। सपोज के बाद इफ नहीं आता, ठीक है? आगे बढ़ जाए, चलो आ जाओ नेक्स्ट देखो। इफ यू सॉ टाइगर व्हाट विल योर रिएक्शन बी। कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखे जाते हैं, इफ क्लॉज और। अगर इफ क्लॉज हमारा पास्ट में है, ये कौन सी फॉर्म है वर्ब की,
पास्ट होता है ना, तो पास्ट में तो मेन क्लॉज भी किसमें होगा? ठीक है, तो व्हाट वुड योर रिएक्शन बी? वुड लगा लेंगे क्योंकि वुड हमारा आ जाएगा और बी हमारा वर्ब की फर्स्ट वन। और हमने ये भी तो पढ़ा था ना भाई, क्या? नहीं नहीं, इफ क्लॉज के हिसाब से चेक करते हैं हम लोग। दूसरी बात ये कि आपको स्ट्रक्चर याद है ये वाला, सेकंड और वुड फर्स्ट का। अगर पीछे, अगर आगे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो पीछे क्या होगा हमारा? वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हाँ, देखोगे नहीं, ये देखने की बात कर रहा है। इफ जो है ना, इफ यू सॉ अ टाइगर, ये पास्ट की बात सेंस में कह रहा है, ये भविष्य में नहीं कह रहा है ये। ठीक है ना? और अगर मान के चलो तुम सी कर भी लेते हो, हाँ लेकिन ठीक है, बट इसका ना कंडीशन देखो, सुनो, इफ क्लॉज के हिसाब से चला जाता है। जैसे ये वाला सेंटेंस देखो, पीछे वाला, ये भी हमारा प्रेजेंट में था, तो ये वाला हमारा फिर सिंपल फ्यूचर में होना चाहिए था। लेकिन मैंने कहा ना कि हमेशा जो इफ क्लॉज वाला जो सेंटेंस होता है उसके अकॉर्डिंग हम लोग चलते हैं। कुछ अगर वो प्रेजेंट में है तो उसको आगे भी प्रेजेंट में रखते हैं, ऐसा कुछ। अगर ऐसी कोई दिक्कत आती है तो नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? नेक्स्ट 14 में क्या दिक्कत है बताओ? हाउसेस होगा, हाउस होगा। ओहो भाई, एक बार बताओ मुझे, सुनो तो सही, टू बॉय होगा या टू बॉयज होगा मित्र? हाँ, बॉयज होगा ना। इंग्लिश में जब कभी भी एक से ज्यादा होता है तो नाउन कैसा आता है? हमेशा प्लोरल। टू बॉय नहीं होता, क्या होता है? टू। तो भाई जब दो घर होगा तो वो भी तो प्लोरल ही आएगा, है ना भाई? चलो एक और बता दो, 5 स्टार होगा या 5 स्टार्स होगा? पहला दूसरा? पहला। चॉकलेट पे क्या लिखा रहता है? 5 स्टार। ठीक है, उनको तो देना नहीं एसएससी का एग्जाम, जिंदगी हमारी खराब कर रहे हैं। क्योंकि अभी तो बताया ना भाई, इंग्लिश में एक से ज्यादा होता है तो नाउन कैसा आता है? अब ये भाई कह रहा है कि सर चॉकलेट पे तो यही लिखा है 5 स्टार, तो कर हम क्या करें भाई? उनको एग्जाम थोड़ी देना, वो जो मर्जी लिखे। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? कहाँ पे क्या लिखे सर, हमारा मैटर एग्जाम में नहीं दिखना चाहिए बस। दुनिया तो आधी गलती बोल रही है, किसी स्पोकन वाले बंदे से मिलना, आधी अंग्रेजी वो गलती बोल रहा होता है, लेकिन वो कोई वहां पे उसको बोलना प्रमोट कर रहा है कि तू बोल कैसे भी। कहता है ना, इंग्लिश बोलने की पहली टेक्निक क्या, कि कुछ भी बोलो, है ना? लेकिन ये जो इंग्लिश सीख रहे हो ना भाई, ये स्टैंडर्ड इंग्लिश होती है, यहाँ पे गलती अलाउड नहीं होती है। ठीक है, वो चीज़ है। इस चक्कर में कई एएसएल वालों से मेरी भिड़ंत होती रहती है कभी कभी। एएसएल के बच्चे जो आते रहते हैं यहाँ से, स्पोकन वगैरह वाले, उनसे भी मेरी होती रहती है। ठीक है, एक बार मैं कभी जब जाता था, कभी मैं एक बार पढ़ाने गया था ये भजनपुरा साइड में किसी इंस्टीट्यूट में, तो वहाँ वो 2 बार हेडेड वाला कंसेप्ट पढ़ा दिया था मैंने। यही तो है क्वेश्चन हमारा, पीछे क्या हमारा वुड हैव थर्ड है, तो मैंने आपको बताया कि अगर पीछे वुड हैव थर्ड लिखा हुआ है, अगर पीछे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है, तो आगे क्या आएगा? हैड प्लस वर्ब की। फिर मैंने आपको ये कहा था भाई कि अगर दो मेन वर्ब ना हो तो आप 2 बार क्या लगा सकते हो आप? तो अब ये ऐसा हो जाएगा कि इफ आई हैड 2 हाउसेस। अब कई बच्चे तो ऐसे तो जब अपने जीवन में पहली बार 2 हेड एक साथ देख रहे हैं, लेकिन ग्रामेटिकली ये बिल्कुल अब जाके ठीक हुआ है। तो किस पार्ट में एरर होगा हमारा? 2 बार हेड आएगा। तो ऐसे बच्चे हैं कि भजनपुरा में पढ़ाने गया, अब कह रहा है कि सर ऐसा तो होता नहीं, उससे बहस इतनी तेज हो गई कि वो कह रहा है कि सर जी बाहर मिलो। तो ऐसे भी हो जाता है। 1.5 घंटे ट्रैफिक में खा के मैं जाता था पढ़ाने के लिए, फिर वहां से जान बचा के निकलो। ठीक है, आगे बढ़े, नेक्स्ट की बात करते हैं। इफ के बाद क्या नहीं आता भाई? मैंने आपको बताया कि इफ के बाद, सपोज के बाद, बोलो एक बार फिर से, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, है ना, व्हेन के बाद, अंटिल के बाद, अनलेस के बाद, लेस्ट के बाद, एज सून एज लॉन्ग एज, प्रोवाइडेड, इन सब के बाद क्या नहीं आता? विल नहीं आता। आंख बंद करके हटा दो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सपोज के बाद क्या नहीं आता? ये मैंने अपने घर से नहीं दिया भाई, ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। ठीक है ना? मेरे पढ़ाने के बाद, सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो, ये आप लोगों का पहला चैप्टर है असाइनमेंट, इसके और क्वेश्चन है ही नहीं, पूरी मार्केट में नहीं है, तो जितना था करा दिया। लेकिन अब इसके बाद जो अगला चैप्टर कराऊंगा ना, उसके चैप्टर पढ़ा दूंगा,
उसके बाद उसका 70-80 क्वेश्चन क्लास में करा दूंगा, ठीक ऐसे ही। उसके बाद 300 क्वेश्चन भेज दूंगा, समझ रहे हो ना। और एक एक टॉपिक पे मैं 300-300 क्वेश्चन भेज सकता हूँ, इतना आपको किसी बुक में नहीं मिलेगा आपको, ठीक है ना। अब करना ना करना आपके ऊपर है, ठीक है। क्लास में 80 क्वेश्चन करा के आके आपको ट्रैक दे दूंगा कैसे कैसे पहचानना है, ठीक है। तो जितना तुम करोगे ना, देखो 15 चैप्टर मान के चलो, अगर हमारे 13 चैप्टर भी है ना और 300 क्वेश्चन भेज दिया, लगभग 4000 क्वेश्चन जो है ना हमारे हो जाएंगे इस पे। इतने आपको किरण की मोटी वाली बुक में नहीं मिलेगा, वहां भी 1500-1200 क्वेश्चन ही है error के, बस वो भी सब मिला करके, ठीक है ना। ये चीज है। सपोज के बाद इफ नहीं आता, अगला देखो, अनलेस के बाद क्या नहीं आता भाई, ठीक है ना। और अंडरस्टैंड का देखो, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, देखो ना तो यहाँ पे आई लिखा है, ना वी, ना यू, ना दे, यहाँ पे क्या लिखा है, ही। तो यहाँ पे अंडरस्टैंड की यहाँ पे एस लगेगा इसमें, फिर तो अंडरस्टैंड हो जाएगा। मैंने कहा ना, ये यहाँ पे एस तब लगेगा जब यहाँ पे क्या लिखा हो, ही लिखा हो, शी लिखा हो, इट लिखा हो या किसी का, तो फिर वहां पे एस लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। इफ ही ट्राइड अगेन ही कैन पास द एग्जाम। देखो सुनो, अगर हमारा इफ क्लॉज गाइस किस में है, वर्ब की सेकंड फॉर्म में नहीं है, तो हमारा मेन क्लॉज भी किस में होना चाहिए, पास में होना चाहिए। तो कैन की जगह पे क्या हो जाएगा हमारा, वुड हो जाएगा, बस बात खत्म हो जाएगी। आई विल वेट फॉर यू अनलेस यू कम। नो एरर है, लेकिन सुनो तो सही, मैंने आपको ये बताया कि अनटिल और अनलेस के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता, नहीं लगा रखा, आता भी नहीं और उसने लगाया भी नहीं है। नॉट भी नहीं आता, आता भी नहीं और उसने, लेकिन एक बात जान लो आप लोग, अनटिल जो होता है ना, ये समय के लिए आता है, किसके लिए आता है, और अनलेस आता है शर्त के लिए। तो ये क्या कह रहा है कि मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा, समय की बात कर रहा है, कब तक इंतजार करेगा, जब तक वो नहीं आ जाता, ठीक है। तो यहाँ पे जब समय की बात कर रहा था वो, हम इसके बाद एरर ढूंढ रहे हैं, लेकिन दिक्कत किस में है, इस खुद में ही दिक्कत है, ठीक है ना। अनलेस की जगह यहाँ पे क्या आ जाएगा, अनटिल आ जाएगा। इफ आई वॉज यू आई वुड टीच हिम अ लेसन। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसको सबक सिखा देता, आई वुड टीच हिम अ लेसन। एक बात बताओ, अगर मैं इनको ये बोल रहा हूँ कि अगर मैं तेरी जगह होता भाई तो मैं उसको सबक सिखा देता, ये जो घटना मैं बोल रहा हूँ क्या ये हो चुकी है, क्या हो चुकी है ना, क्योंकि तभी तो मैं बोल रहा हूँ कि भाई तेरी जगह होता, यानी कि वो हो गया जो होना था, समझ पा रहे हो। तो ये तो पास्ट की घटना होगी ना, और ये तो अधूरी भी रहेगी क्योंकि मैं इसकी जगह हुआ ही नहीं, इस भाई ने कुछ बोला नहीं होगा, और मैं उसकी जगह होता तो क्या कर देता, उसको सबक सिखा देता। मैंने कहा भाई कि पास्ट की कोई अधूरी इच्छा रह जाए तो कोई भी सब्जेक्ट हो उसके साथ क्या आता है हमेशा, इफ आई वर यू, चाहे कुछ भी सब्जेक्ट हो क्या होगा, पास्ट की अधूरी इच्छा। याद करो 9th क्लास में हिंदी के टॉपिक में आपको ऐसे लिखने के लिए आता था ना, अगर मैं स्कूल का प्रधानाचार्य होता, है ना, इस तरीके से ये आते थे ना, टू द प्रिंसिपल आई बैक टू से दैट, फुल रटा हुआ लाइन था ये तो। ठीक है, काइंडली ग्रांट विल लीव फॉर 2 days, थैंक यू, योर ओबिडेंटली नेम आकाश एबीसी सेक्शन ए, ये सब है ना। नहीं नहीं, मेरी वाली पास हो जाती थी यार, पूरी क्लास की मैं लिखता था, ठीक है। चलो आ जाओ, नहीं पास और रिजेक्ट अपन तो फिर दीवार टाप के निकल जाते थे, हमें कोई इज्जत नहीं थी। मेरा अब तो बहुत सख्ती कर दी, दीवारों पे वो लगा दी, तारे वारे लगा दिए, अब तो नहीं घुस सकते। लेकिन हम लंच करने ही 3 किलोमीटर रोड पे जाते थे पहले, लंच में दीवार टाप के, और अच्छी खासी होती थी दीवार। पहले बैग फेंका, ठीक है ना, फिर निकले, उधर प्रिंसिपल डंडा लेके खड़ा दूसरी साइड से, वापस कूदते थे। प्रिंसिपल हमारे इतने तेज थे भाई साहब, हमें पीछा करते करते, मेरा मुल्तान नगर का स्कूल था, रोड तक वो बंदा आ जाता था, छोले कुलचे की दुकान तक, और पीट पीट के। और उसके बाद डायरी होती थी, जिसको पकड़ता था नाम लिख लेता था, और एम नाम खोलते ही तेरा भाई का नाम होता था पहले। और रीजन भी लिखता था क्यों पकड़ा है इसको। चलो आज जो करे भाई, इफ आई वर यू, अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं क्या करता उसको सबक। लेकिन ये अभी ऐसे भी तो पढ़ा था भाई कि किसी सेंटेंस की शुरुआत किससे हो जाए, तो कुछ भी सब्जेक्ट हो, चाहे आई लिखा हो, चाहे ही लिखा हो, चाहे सी लिखा हो, उसके बाद क्या आएगा, हमेशा वर आएगा। अगर उसके बाद क्या हो, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी या फिर
कंडीशन हो तो कंडीशन ये है कि मैं तुम्हारी जगह होता तो उसको सबक सिखा देता। एक चीज और, जब ऐसा होता है गाइस, तो ये तो हमारा इफ क्लॉज हो गया ना। मेन क्लॉज में क्या आता है हमारा, वुड प्लस में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है ना, वुड प्लस फर्स्ट फॉर्म आती है और कुछ नहीं आता। लेकिन इस सेंटेंस को देखो क्या कह रहा है, इफ आई वर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ, अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता। अच्छी बात है, तो फिर वर तो लगा ही रखा है इसने, क्योंकि ये हुआ तो नहीं, पास की अधूरी इच्छा रहेगी। लेकिन आगे क्या आना चाहिए था फिर हमारा, वुड आना चाहिए था गाइस, है ना। तो यहाँ पे विल की जगह पे क्या आएगा, आई वुड वर्क फॉर द वेलफेयर ऑफ द पुअर। अगर मैं भारत का प्रधानमंत्री होता तो गरीबों की मदद के लिए काम कर रहा होता। हुआ नहीं वो एक अलग बात है, लेकिन होता तो करता। ठीक है, इसलिए वर लगा रखा है यहाँ पे। अच्छा एक बात बताओ मुझे, आप लोग ध्यान सुनना। मैंने आप लोगों को एक बताया था कि कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होते हैं, इफ क्लॉज और, मैंने कहा भाई मेन क्लॉज में ना आपको लिखा हुआ मिल जाएगा वुड हैव प्लस में वर्ब की। अगर वुड हैव ना मिला तो क्या मिल जाएगा आपका, कुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, या फिर आपको मिल जाएगा शुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म तो भी चलेगा, या फिर आपको मिल जाएगा माइट हैव प्लस में वर्ब की। लेकिन आगे मैंने क्या कहा था कि यहाँ पे क्या आना चाहिए, सिर्फ है यहाँ पे सिर्फ हैड ही आएगा और कुछ, हैड ही आएगा कुछ और नहीं आएगा। अब देखो सुनो, ये कंडीशनल सेंटेंस है, एक हमारा कौन सा क्लॉज हो गया और दूसरा कौन सा हो गया हमारा, मैंने कहा मेन क्लॉज जो है गाइस उसमें वुड कुड शुड माइट में से कुछ भी आ सकता है। इसमें क्या रखा है, वुड है प्लस वर्ब की चलेगा। लेकिन इफ क्लॉज में हमें क्या चाहिए, सिर्फ हैड ही चाहिए। कैसे हैड लगा रखा है क्या ये, यहाँ पे क्या आएगा, इफ शी हैड कम टू मी, इफ शी हैड कम टू मी हो जाएगा। किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा, ठीक है। अब देखो एग्जाम में कैसे आता पता है आपको, सेम चीज है, सेम चीज एरर में आ जाएगा तो कौन से पार्ट में एरर हो जाएगा, फर्स्ट पार्ट में, और इसी को अंडरलाइन कर देगा और चार ऑप्शन दे देगा आपको, तो वो हो जाएगा सेंटेंस इंप्रूवमेंट। समझ पा रहे हो क्या, समझ पा रहे हो। अगर एरर में पूछोगे तो ठीक ऐसे ही पूछेगा, अदरवाइज वो क्या कहेगा पता है आपको, अदरवाइज वो ऐसे करेगा कि वो खुद आपको करेगा, इसको अंडरलाइन करके दे देगा, बोलेगा बताओ इसकी जगह पे क्या आएगा। समझ पा रहे हो क्या, एक तो तरीका ये हो गया। दूसरा, या तो ऐसा करेगा कि इसको ना फिल इन द ब्लैंक कर देगा, उसको खाली कर देगा, बताओ यहाँ पे क्या आएगा। तो तुमने देखा कि पीछे वुड हैव थर्ड है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की ऑप्शन में चार कुछ भी लिख देगा, वो हैड थर्ड वाला हमारा ऑप्शन हो जाएगा। एक ही ग्रामर के रूल से गाइस एरर भी होती है, सेंटेंस इंप्रूवमेंट भी होती है और फिल इन द ब्लैंक्स भी होती है, तीनों ही होते हैं। इफ ही ड्रॉप फास्ट ही कैन रीच द स्टेशन इन टाइम, क्या होगा इसका बताइए, इफ ही ड्रॉप फास्ट क्या होगा इसका। देखो सुनो, ये वर्ब की कौन सी फॉर्म है, सेकेंड। इफ क्लॉज अगर पास में तो हमारा इसको भी किस में रखना पड़ेगा हमें, ठीक है। कुछ बच्चे कहते हैं सर इन टाइम की जगह पे ऑन टाइम कर लो, भाई वो इन टाइम भी ठीक है और ऑन टाइम भी ठीक है। इन टाइम का मतलब समय से पहले, ऑन टाइम का मतलब कि बिल्कुल समय पे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। किस पार्ट में एरर हो जाएगा हमारा ये, बी पार्ट में एरर हो जाएगा। नेक्स्ट बताओ, इफ आई वॉज अ मिलीनियर, गलत बात, अगर मैं अरबपति होता, तो इफ आई वर अ मिलीनियर, तो मैं अरबों के प्रोजेक्ट चला रहा होता, ठीक है ना। तो इफ के साथ आई लिखा है लेकिन वहां पे क्या आएगा, वर आएगा। नेक्स्ट की बात करते हैं, इफ बोथ ऑफ यू स्टूड ऑन द टेबल आई वुड इट वुड हैव ब्रोकन। ध्यान से सुनना आप लोग, मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होते हैं, दो हिस्सों में, इफ क्लॉज और, देखो सुनो मैंने कहा था पीछे क्या आ सकता है, वुड हैव, वुड कुड शुड माइट कुछ भी आ सकता है, आगे क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की। तो देखो कंडीशनल सेंटेंस देखो दो हिस्सों में लिखा हुआ है, एक हमारा कौन सा क्लॉज है, दूसरा वाला मेन क्लॉज में देखो क्या रहा है, वुड हैव प्लस वर्ब की, तो आगे क्या आना चाहिए, हैड प्लस वर्ब की। तो क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, दिख रहा है हैड वर्ड कहीं पे, इफ बोथ ऑफ यू हैड स्टूड ऑन द टेबल, स्टैंड की थर्ड फॉर्म स्टूड ही होती है, तो स्टूड ऑन द टेबल ही आएगा। आगे बढ़े, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका, किस पार्ट में रहा है भाई, 26वें में, अभी किया था थोड़ी देर पहले।
सुनो मेरी बात, कोई बात नहीं, सुनो, जब कभी फंस जाओ ना उसी तरीके से शुरू करो जैसा मैं शुरू कर रहा हूँ। कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में होता है? इफ क्लॉज और यहाँ पे क्या होना चाहिए? वुड हैव प्लस वर्ब की, और इसकी जगह पे क्या हो सकता है? कुड भी हो सकता है, क्या शुड भी हो सकता है, माइट भी हो सकता है, लेकिन आगे क्या होना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की। अब देखो सुनो, कंडीशनल सेंटेंस दो हिस्सों में होता है गाइज। एक कौन सा क्लॉज हो गया हमारा, दूसरा कौन सा हो गया हमारा? मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए? शुड हैव प्लस वर्ब की, तो वो लिख रखा है। तो आगे क्या होना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की। तो क्या ये हैड थर्ड लिखा हुआ है? यहाँ पे क्या होना चाहिए? इफ शी हैड वर्कड हार्ड। आगे सिर्फ हेड ही आएगा, पीछे कुछ भी आ जाए, वुड आ जाए, शुड आ जाए, कुड आ जाए, माइट आ जाए, कुछ भी आ जाए चलेगा। आगे बढ़े। नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? सुनो, कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखते हैं भाई? इफ क्लॉज और, मैंने कहा भाई पीछे आना चाहिए वुड हैव थर्ड, शुड हैव थर्ड, कुड हैव थर्ड, और तो देखो सुनो, और आगे क्या आना चाहिए सिर्फ? अब देखो सुनो, ये कंडीशनल सेंटेंस है पूरा का पूरा। एक क्या हो गया हमारा, कौन सा क्लॉज? दूसरा वाला मैंने कहा मेन क्लॉज में शुड हैव थर्ड लिखा हुआ है, कोई दिक्कत है? नहीं। आगे क्या होना चाहिए? हेड प्लस वर्ब की। यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ भी कोई दिक्कत नहीं है। जब दिक्कत नहीं है तो क्या हो जाएगा ये? नो एरर। ना आगे कोई दिक्कत है ना पीछे कोई दिक्कत है इसके। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका अगला वाला, आप लोग बताओ। इफ के बाद क्या नहीं आता भाई? विल नहीं आता। और मैंने कहा ना यहाँ पे ही शी इट किसी का नाम लिखा होता है, यहाँ पे एस भी लगेगा, तो मेक नहीं होगा, क्या हो जाएगा यहाँ पे? मेक्स हो जाएगा। अगला, अच्छा इंग्लिश में एक बात बताओ, इंग्लिश में कभी आपको अगर बट के साथ अगर फॉर लिखा हुआ मिल जाए, क्या मिल जाए? क्या पढ़ेंगे इसको? विदाउट पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो इसको बट फॉर मत पढ़ो, स्वाद नहीं आएगा। इसको क्या पढ़ो आप लोग? विदाउट हिज हेल्प। ठीक है, द पेशेंट वुड हैव, नो एरर है, बात सही है। मैंने कहा था भाई बट फॉर से अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत हो रही हो ना अगर, तो पीछे एक ही हिस्सा देखना, पीछे क्या? वुड हैव प्लस वर्ब की। ठीक है, नो एरर है। अगला वाला भी सेम ही है, देखो, विदाउट हिज प्रॉम्प्ट एक्शन। प्रॉम्प्ट मतलब क्या होता है आपका? तुरंत फैसले लेना। ठीक है, मैनी पीपल वुड हैव, मेरी बात ध्यान से सुना, अगर किसी सेंटेंस की शुरुआत बट फॉर से हो रही है तो आपको बस ये चेक कर लेना है कि वहां पे वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लिखी है कि नहीं लिखी है। अगर लिखी है तो फिर कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इसमें भी लिखी थी, पिछले वाले में भी लिखी थी, इसलिए दोनों में नो एरर है। अगला वाला, अच्छा एक बात बताओ, सुनो सुनो, किन वर्ड्स के बाद गाइस विल नहीं आता? बताना एक बार जरा, एक मिनट रुक जाओ। इफ के बाद आता है? एक मिनट, इफ के बाद, सपोज के बाद, अनटिल के बाद, अनलेस के बाद, व्हेन के बाद, आफ्टर के बाद, बिफोर के बाद, और बताओ, इन केस के बाद। इन केस भी था ना, तो देखो इन केस अगर आ गया तो इन केस के बाद क्या नहीं आएगा? ठीक है ना? और यहाँ पे जब किसी का नाम हो थर्ड पर्सन होता है, इट रेन्स हो जाएगा, इट रेन्स हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है? अगला वाला, बताओ। ए पार्ट में क्या दिक्कत है? ए पार्ट में ध्यान से सुनना पड़ेगा। मैंने कहा भाई कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखते हैं? दो हिस्सों में, इफ क्लॉज और, मैंने कहा मेन क्लॉज में क्या होना चाहिए? वुड हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो देखो ये लिखा हुआ, देखो वुड भी लिखा है, हैव भी लिखा हुआ, वर्ब की। तो आगे क्या होना चाहिए? हैड प्लस वर्ब की। देखो हैड भी लिखा और थर्ड फॉर्म भी है, लेकिन आप एक दिक्कत ये है भाई कि जिनको पता नहीं, बता दो, ये लग रहा है थर्ड फॉर्म है लेकिन ये है नहीं एक्चुअली। इसकी थर्ड फॉर्म होती है ओवरफ्लोन, FLOWNED होती है एक्चुअली। ठीक है, NED लगती है, दिखने में है, लग रहा है कि थर्ड फॉर्म है लेकिन ये है नहीं। हाँ,
अगर नदी में पानी ओवरफ्लो होता है ना, तो क्या होगा, द फ्लड वुड हैव कम, तो बाढ़ आ जाएगी। ठीक है, अगर नदी में पानी ज्यादा होता तो बाढ़ आ जाती। हाँ, क्योंकि इसमें एक दिक्कत ये बताई थी भाई मैंने, कि अगर सेंट हेड आगे आ जाता ना तो इफ को हटा देते, तो इन्होंने हटा के लिख दिया है। एक्चुअली पता है ये ऐसे होना चाहिए था इसको, इफ द रिवर हैड ओवर, ऐसे होता है ये। तो इन एक रूल बताया था भाई कि ये हेड अगर आगे आएगा ना तो इफ हट जाता है। तो अगर हेड को तुम आगे लोगे तो यहाँ पे हेड आ जाएगा, इफ हट जाएगा तो यही तो बन जाएगा, हैड द रिवर ओवरफ्लोन। ठीक है, ये चीज है, ये सेम वही चीज, हेड आगे आ गया तो इफ को हटा दिया, लेकिन रूल वही रहेगा। कौन सा वाला, पीछे देखो, आगे देखो हेड थर्ड लिखा हुआ है, तो पीछे क्या आना चाहिए, वुड है प्लस में वर्ब की, तो वुड तो है लेकिन यहाँ पे क्या आएगा, वुड है प्लस में अलाउड आ जाएगा, यहाँ पे ईडी लगा देंगे हम लोग, यहाँ पे वुड हैव अलाउड हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, करें आगे बढ़े। अनलेस के बाद क्या नहीं आता भाई, नॉट भी नहीं आता। सपोज के बाद क्या नहीं आता भाई, इफ नहीं आता। सपोज के बाद इफ नहीं आता, इफ के बाद सपोज नहीं आता। ठीक है, अगला, आफ्टर के बाद क्या नहीं आता। ठीक है ना, आफ्टर के बाद क्या नहीं आता। देखो मैं बता रहा हूँ आपको, जो लोग नए हैं वो तो चलो कोई बात नहीं, लेकिन जिन लोगों ने चैप्टर पढ़ लिया है, मैंने बोला था कि अच्छे से रिवाइज करके आना। अगर रिवाइज करके आ रहे होगे तो समझ में आ रहा होगा, पक्की बात है, नहीं तो सब ऊपर से जा रहा होगा। ठीक है ना, तो भाई देखो मैंने कहा ना, समय और समझदारी एक साथ नहीं आती है। ठीक है ना, हमें भी कोई समझाता था पढ़ लो इंग्लिश, तो हम नहीं पढ़ते थे भाई। जब लगे कि अब नहीं होगा, आगे बात नहीं बनेगी, तो पढ़ना पड़ा। तो समय पर पढ़ लेना समझदारी की बात है, वही चीज़ है। या तो आपके अंदर इतना दम हो कि आप बाकी सब्जेक्ट से इतने मार्क्स खींच लो कि निकल जाओ आप, ये चीज़ है। When you complete your service, you will be retired on pension. देखो, क्या ये दो घटना, देखो क्या कहना चाह रहा भाई, जब आप अपनी सर्विस कंप्लीट कर लोगे ना तो पेंशन पे रिटायर हो जाओगे। क्या दो घटनाएं भविष्य में हो रही हैं। पहली वाली घटना कौन सी है, सर्विस कंप्लीट करेगा उसके बाद ही तो रिटायर होगा। और पहली वाली घटना के साथ क्या आ रहा है ना, सिंपल प्रेजेंट में। दूसरी वाली घटना किसमें, सिंपल फ्यूचर में है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, नो एरर हो जाएगा मेरे हिसाब से। कई बुक्स में इसके अलग अलग एरर मिल जाते हैं, लेकिन ये ठीक लिखा हुआ है कायदे से। किसी भी उसमें मतलब बिल, ये एक्चुअली ना पैसिव लिखा हुआ है, ये सिंपल फ्यूचर ही है, क्योंकि विल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ रही है एक्चुअली। लेकिन इन्होंने उसको वो एक्चुअली किसी और को कह रहा है कि यू विल बी रिटायर्ड ऑन पेंशन। ठीक है, तो ये पैसिव वॉइस चल सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ जी, सुनो मेरी बात, मैंने क्या बताया था, मैंने कहा था गाइस किसी सेंटेंस की शुरुआत अगर इफ से हो रही हो तो वहां पे कोई भी सब्जेक्ट है उसके साथ क्या आएगा, वर आएगा। अगर उसके बाद चार चीजें हैं, नेम, प्रोफेशन, क्वालिटी, क्या कह रहा है आपका। अच्छा, इस सेंटेंस को देखो, कईयों को लग रहा है क्या लिख रखा है भाई, ये ऐसे कि इसकी जगह ना इसको ऐसे पढ़ो, इफ शी वर आई, इफ शी वर, इसका क्या मतलब हुआ कि अगर वो मेरी जगह पे होती, है ना। तो ये तो पास्ट की अधूरी इच्छा हो गया ना, जो पूरी नहीं हुई। और एक रूल और भी तो बताया था कि अगर ये वर आगे आएगा तो इफ हट जाएगा। तो देखो वर आगे आ गया तो इफ को हटा दिया, तो क्या हो जाएगा, वर शी आई। ये दिखने में अजीब लग रहा है लेकिन ग्रामेटिकली सही लिखा हुआ ये। ठीक है ना। और एक चीज और, जब यहाँ पे वर आएगा तो इसके दूसरे पार्ट में क्या आएगा, वुड प्लस में वर्ब की, क्या ये वुड लगा रखा है क्या, यहाँ पे क्या होगा, शी वुड नॉट अलाउ हो जाएगा। यहाँ पे दिक्कत वहां पे, ये ठीक लिखा हुआ है, ये लग रहा है पढ़ने में, लेकिन उन्होंने हौच पौच इसलिए कर रखा है, आगे कर दिया उसको, खत्म। नेक्स्ट करेक्ट आपका, आई टोल्ड हर व्हेन शी केम टू दिल्ली शी वुड शो हर ऑल हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स। देखो सुनो,
वैसे तो इसमें भी कोई ग्रामेटिकल एरर नहीं है। देखो ये पूरा सेंटेंस पास्ट में चल रहा है, ये भी पास्ट है, ये भी क्या हमारा कम की सेकंड फॉर्म क्या होती है, केम होती है, और ये भी वुड भी हमारा पास्ट में चल रहा है, तो कायदे से तो नो एरर है। कहीं कहीं किसी किसी बुक में ना यहाँ पे कंजंक्शन का यूज कर रखा है, यहाँ पे दैट लगा रखा है, जो कि नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है, डब्ल्यू फैमिली के साथ नहीं आता है। इसका नो एरर कर लो 39 का आप लोग। नेक्स्ट देखो क्या कह रहा है आपका अगला, यू कैन स्केल दिस हाई पीक प्रोवाइडेड के बाद क्या नहीं आता भाई, विल नहीं आता। अगला, अगर आगे हैड थर्ड लिखा हुआ है तो पीछे क्या आना चाहिए भाई, वुड है प्लस वर्ब की, तो क्या इन्होंने वुड लगा रखा है क्या, नहीं लगा रखा है। बाकी सब ठीक है, लेकिन यहाँ पे विल की जगह पे क्या आएगा आपका, वुड आएगा। अगला, मैंने आपको बताया गाइस कि इफ के बाद, सपोज के बाद, अंटिल के बाद, अनलेस के बाद, बिफोर के बाद, आफ्टर के बाद, व्हेन के बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता। और विल जैसा कोई और वर्ड भी नहीं आता, विल भी नहीं आता, सेल भी नहीं आता। ठीक है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, व्हेन आई सी हिम आई सेल, जब मैं उसको देखूंगा तो मैं उसको बता दूंगा। नहीं ये नहीं घटेगा, सिर्फ ये वाला पहले वाला घटेगा। मैंने कहा ना, ये जो वर्ड मैंने लिखवाए हैं भाई, इनके बाद क्या नहीं आता, विल नहीं आता। लेकिन विल कौन सा वाला, जो उसके साथ वाला, वो पूरे सेंटेंस का विल नहीं हटा ना, आपको भी बताया मैंने आपको। एक बच्चे ने सारे हटा दिए, ऐसा नहीं करना, सिर्फ वही वाला हटाना है जो उसके उसी सेंटेंस में उसके साथ लिखा हुआ है बस। हाँ, इफ क्लॉज के साथ जो लिखा हुआ है, पूरा का साथ हमारा कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट देखो और क्या कह रहा है आपका, व्हेन के बाद क्या नहीं आता, थर्ड पर्सन है तो यहाँ पे कम की जगह पे क्या हो जाएगा, when I will get back I shall pay back the money that I borrowed from your last month। when के बाद क्या नहीं आता, will नहीं आता। नेक्स्ट, I will meet him when के बाद क्या नहीं आता, अगला वाला आप लोग बताओ लास्ट। कर तो दिया, अच्छा सॉरी कम्स, हाँ ये ज्यादा जल्दबाजी कर दी भाई, कम्स कर लेना, यहाँ पे कम्स भी होगा ना, क्योंकि थर्ड पर्सन लिखा तो एस लगेगा यहाँ पे। हाँ जी, सुनो ध्यान से, मैंने कहा कंडीशनल सेंटेंस कितने हिस्सों में लिखते हैं, इफ क्लॉज और, इफ क्लॉज में आता है हैड प्लस वर्ब की, और वुड, मेन क्लॉज में क्या आता है, वुड हैव प्लस वर्ब की। देखो इफ क्लॉज में गाइस हैड भी लिख रखा है और वर्ब की थर्ड फॉर्म भी लिखी है, ठीक है ये, लेकिन जो हमारा मेन क्लॉज है, देखो यहाँ पे वुड तो लिखा है, हैव लिखना पड़ेगा, और टेक की थर्ड फॉर्म क्या होती है, टेकन अ टैक्सी हो जाएगा। ठीक है, आप लोगों ने देखा, उनकी बात कर रहा हूँ जो लोग पढ़ के आए थे, आप लोगों ने देखा कि बहुत सारे सेंटेंस की हमने हिंदी विंदी नहीं बनाई है, बहुत कम की हमने हिंदी बनाई है। अगर मैं पूरे इंग्लिश की गारंटी दे रहा हूँ आपको कि ऐसा ही आगे भी चलता रहेगा, आपको सेंटेंस समझ में आए या ना आए, एरर निकालोगे जैसे इसमें निकाला है ना, कि वैन के बाद विल नहीं आएगा और ये वो। लेकिन मैंने कहा ना, बिल्कुल भी अगर आप इंग्लिश को चाहते हो नदारत कर दे कि साइड कर दो, तो नहीं भाई, ये फायदे की चीज है, नुकसान की चीज नहीं है। ठीक है, इस चीज को ध्यान रखना। और जितने मजे से आप लोगों ने इसमें ढूंढा है, उतने ही मजे से आखिरी तक ये चलता रहेगा, इंग्लिश का बता दूं। ठीक है, वोकैबुलरी की शीट निकाल लो भाई एक बार। क्या दे रखा, वन वर्ड दे रखा ना, पहली शीट ही मिली अभी तक, कहाँ तक हो गया है? दिखाना एक बार शीट। ठीक है।
43 पे क्या लिखा हुआ है? समथिंग दैट चलो भी आ जाओ। फोर्टी। चलो भाई आ जाओ देखो। भाई अगर किसी की इंग्लिश वीक है तो चाहे तो इसकी हिंदी लिख ले, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है। कह रहा है क्या, ऐसी कोई चीज जिसको आप सुन नहीं सकते। भाई क्या हो जाएगा? इनऑडिबल। क्या हो जाएगा? इनऑडिबल हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सुनो मेरी बात। सुनते किस चीज को? हम ध्वनि को सुनते हैं। ध्वनि का मतलब क्या होता है? साउंड होता है ना भाई। तो भैया 20 साउंड को हम किस में मापते हैं? हर्ट्स में मापते हैं, डेसिबल में मापते हैं। चलिए किस में मापते हैं? डेसिबल, डीबी लिखते हैं इसको हम लोग। आपके जो बड्स आप लगा रहे हो और जो डीजे का साउंड बज रहा है, अगर फुल वॉल्यूम कर दिया ना तो दोनों का लेवल बराबर है। 40 डेसिबल से ऊपर अगर कहीं पे साउंड हो रहा है तो उसको पोल्यूशन माना जाता है, साउंड पोल्यूशन माना जाता है। ठीक है ना? अब मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। ये डीजे से याद आया, अभी जीडी में सवाल आया कि डीजे वाले बाबू गाना किसने लिखा। ऑप्शन में हनी सिंह, बादशाह, ये क्वेश्चन था। तो मैंने कहा अब लग रहा है पेरेंट्स को ये समझाना पड़ेगा कि बच्चे को पढ़ाने से ज्यादा रील सिखानी पड़ेगी, तब जाके बात बनेगी। और ऐसा एक क्वेश्चन नहीं था, ऐसे बतेरे क्वेश्चन पूछ रखे थे, 4-5 सवाल आए हुए हैं पूरे जीडी के पेपर में ऐसे। हाँ ये क्वेश्चन था एक। अरे हमें क्या पता कितने रिलीज करते, कैसे सवाल है भाई आती है। ठीक है। सुनो मेरी बात ध्यान से सुनो सुनो। आपको पता है साउंड को किस में नापते हैं? डेसिबल में। किस में नापते हैं? आपको पता है मनुष्य जो है ना वो 20 हर्ट्ज से लेकर के गाइस 20,000 हर्ट्ज तक के साउंड सुन सकता है। ये ऑडिबल होता है गाइस। ठीक है ना? मेरे घर में एक कुत्ता है, गेट पे अगर कोई आ गया ना वो तुरंत खड़ा, गली में कोई आ जाए ना घर का बंदा तो वो खड़ा होता है। सोचो कितना तेज होता है। जिन लोगों ने डॉग्स पाले होंगे उनको पता होगा शायद। ठीक है, ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं। और ये 20 हर्ट्ज से कम साउंड वाला भी इसलिए तेज है। कान खड़े रहते हैं इनके हमेशा। कुत्ता हो गया, चमगादड़ हो गया, इन सबके जो है ना 20 हर्ट्ज से कम वाले को भी सुन सकते हैं। हम ना तो इससे ज्यादा का सुन सकते हैं ना इससे कम का सुन सकते हैं। आगे बढ़ जाए तो ऑडिबल का मतलब क्या हो गया? जो सुनने योग्य हो। ठीक है ना? और इन लगा दिया का मतलब क्या हो गया? जो सुनने योग्य ना हो। ठीक है ना? ऐसे ध्यान सुना। फॉल का मतलब क्या होता है? गिरना। फॉल का मतलब क्या होता है? ठीक है, तो फॉलेबल मतलब जो गिरे और इनफॉलेबल जो ना गिरे। तो फॉल का मतलब बेसिकली गलती करना। फॉल का मतलब क्या हो गया आपका? फॉलेबल मतलब जो गलती करा और इनफॉलेबल जो गलती ना करे। ठीक है, आगे बढ़ जाए। इसका आंसर कौन सा हो जाएगा हमारा? ए। अ सॉन्ग संग एट अ ब्यूरियल। मेरी बात ध्यान से सुनना आप लोग। अलग अलग रिलीजन का ना रिवाज अलग अलग होता है। ठीक है। जैसे कि तुम्हें पता है ब्रिज में जो होली होती है, ये ब्रिजवासियों की जो उसमें लाठी मारते हैं, ये वॉयलेंस नहीं है।
है ना। जमाने में अगर उसको वीडियो बना करके दिखाओगे ना तो कुछ लगे हिंसा हो रही है। हिंसा नहीं हो रही है, वो वहां का कल्चर ही वही है। समझ पा रहे हो आप लोग। सिमिलरली बिहार में जब शादियां होती है ना भाई, तो उसमें होता ना, शादी के एक दिन पहले बहुत सारे फंक्शन होते हैं, किसी दिन तिलक हो रहा है, किसी दिन हल्दी हो रहा है, किसी दिन मेहंदी हो रहा है। उसमें जो औरतें जो वहां का रिचुअल गाना गाती हैं, उसमें वो गालियां देती हैं। किसको गालियां देती हैं? ऑपोजिट पार्टी को। पता, अगर लड़की घर में होगा तो लड़के के फैमिली वालों को गालियां पड़ रही होंगी, और लड़के के घर में हो रहा तो लड़की के फैमिली वालों को गालियां पड़ रही होंगी, स्पेशली मेल्स को। और ये गालियां पड़ती हैं, तो क्या वो असभ्य कल्चर हो जाएगा? भगवान राम की शादी कहाँ हुई पता आपको? मिथिला में, बिहार में, उनको भी गालियां पड़ी। जब भगवान को नहीं बख्शा तो इंसान क्या चीज है? समझ पा रहे हो उसको? और वो वहाँ का क्या है, कल्चर है। उस पर हम ज्यादा कमेंट नहीं कर सकते, वो कल्चर वैसे ही डेवलप हुआ है। मैं वहां का हूं तो मुझे पता है। समझ रहे हो इस चीज को आप लोग? अब ध्यान से सुना, वो क्या कह रहा है आपका। तो अलग अलग कल्चर का अलग अलग हिसाब है। मैं एक दिन देखा, कुछ दिन पहले मेरे नाना जी का स्वर्गवास हुआ, तो हम लोग गए थे बॉडी को उसका अंतिम क्रियाक्रम के लिए। तो हमने देखा, जब अगले दिन हम फूल चुनने के लिए गए, अस्थियां उठाने के लिए गए, तो देखा कि हमारे बगल में एक राजस्थानी फैमिली को भी ऐसे ही हुआ था। तो वो जब अस्थियां चुन रहे थे तो वो गाना गा रहे थे, एक सॉन्ग कोई होगा जो भी गाते हैं। तो वो ऐसा कह रहा है क्या कि ऐसा गाना गा रहे हैं जो कब गाते हैं, किसी के मरने पे, किसी की अंत्योष्टि पे, किसी के क्रियाक्रम पे। तो क्या हो जाएगा इसका? हाइम हो जाएगा। हाइम का मतलब क्या होता है आपका? किसी के मरने पे जब कोई शोक गीत, क्या होता है? आज की डेट में तो फोन आ गया भाई, बड़ी सुविधा हो गई है ना। जैसे कोई मरे ना, स्टेटस लगा दो तो दुनिया को पता चल जाता है कि भाई आना है। वरना लोगों को पता कैसे चलेगा? इसमें कोई बुराई नहीं है। जैसे अगर मान लो मेरे पिताजी का स्वर्गवास, भगवान ना करे भाई, ठीक है ना, मान लो किसी का अगर कुछ हो जाता है, ठीक है, तो अगर मान के चलो उन्होंने स्टेटस लगा दिया, तो इसमें कोई बुराई नहीं है कि हम तो पहुंच जाएंगे ना एटलीस्ट, हमें कैसे पता चलेगा? अब कुछ लोग क्या कमेंट तो कर सकते हैं, ये कैसा आदमी है कि यार ये स्टेटस लगा रहा है, ठीक है। तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन पहले के जमाने में तो ऐसा नहीं था। तो जब कभी किसी को गांव में जब लेट मैसेज मिलता था ना, तो अचानक से उनके घर की औरतें रोने लग जाती थी। सुनने, रोने की आवाज सुनाई, तो मैंने एक दिन चाचा से पूछा, मैंने कहा ये रो क्यों रहा है अचानक से, अभी तो सब ठीक था। तो चाचा ने बताया कि हो सकता है कि इनको क्या मिला होगा, एक किसी का गुजरने का संदेश मिला होगा, ठीक है। हाइम का मतलब क्या होता है? शोक गीत। अब सुनो मेरी बात ऐसे, आपको पता गई, इंग्लिश जो है ना गाइस, एक लिटरेचर है। इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है। और लैंग्वेज को कभी भी रूल पे जज नहीं कर सकते कि 4 रूल पढ़ा दिए और आप इंग्लिश सीख गए, ऐसी कोई गारंटी नहीं होती है। हम लोग ये जो पढ़ रहे हैं ना इंग्लिश, ये बस एग्जाम निकालने के पर्पज से है। और वो इंग्लिश का इतना भी नहीं है, ठीक है ना। ये बात ध्यान रखना इस चीज का आप लोग। दूसरी बात ये, इंग्लिश एक लैंग्वेज है, जैसे हिंदी में बहुत सारे कवि होते हैं, वैसे इंग्लिश में भी कवि होते हैं। और तुम्हें पता है, इंग्लिश में एक ट्रेंड चला था बहुत पहले, जिसमें बहुत लंबी लंबी, इंग्लिश के जो कवि होते थे ना, वो बहुत लंबी लंबी कविताएं लिखते थे, बहुत लंबी लंबी। तो उसको कम करने के लिए एक ट्रेंड चला, जिसमें ये रूल निकाला गया कि कविता सिर्फ 14 लाइन की होगी। कितने लाइन की? 14 लाइन की होगी। और उसको इंग्लिश में कहते हैं क्या? सोनेट। क्या कहते हैं उसको? तो पोएम ऑफ 14 लाइन्स, पोएम ऑफ 14 लाइन्स को क्या कहते हैं? ध्यान रखना, ये आप सोच रहे हो सर एक्सप्लेन क्यों कर रहे हो, अगला सवाल आएगा इसी में से कोई क्वेश्चन बन जाएगा। तो 14 पंक्तियों की कविता को क्या कहते हैं हम लोग? सोनेट कहते हैं। आगे बढ़ जाए। हम्म सर्च चेक करना पड़ेगा एक बार, नेगेटिव वर्ड है कोई, ठीक है, आगे आएगा तो मैं बता दूंगा, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है, बैलेट वगैरह डांसिंग से रिलेटेड होता है ये। वन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री टू सेटल इन अनदर। मेरी बात ध्यान से सुनना भाई, 2 प्रकार के लोग होते हैं। एक, जो बाहर से यहाँ आ जाए, ठीक है, जो बाहर से कहा जाए, यहाँ, यहाँ कहाँ? इंडिया में, है ना, तो उसको कहते हैं इमिग्रांट। क्या कहते हैं उसको? और एक ऐसा होता है जो इंडिया से कहाँ चले जाए, इंग्लैंड चले जाए, उसको क्या कहेंगे? उसको कहते हैं एमिग्रांट। समझ पा रहे हो क्या? जो इंडिया आ जाए वो क्या हो जाए? इंडिया मतलब जो बाहर से कहाँ जाए, भारत में। तो ये क्या कहना चाहिए? अ पर्सन हु लिव्स हिज ऑन कंट्री, जो अपना देश छोड़ के कहाँ चला जाए, तो जो अपना देश छोड़ के चला जाए, इंग्लैंड चला जाए, वो कहाँ हो जाएगा आपका? एमिग्रांट हो जाएगा। ई एम आई, एक ही एम आएगा इसमें, 2 एम नहीं आएंगे। अरे मतलब ये तो ई से याद करने के लिए बता रहा हूँ मैं, कहीं कहीं भी जाए, हाँ एमिग्रेंट बोलेंगे। और अगर आइस का मतलब इंडिया में आ जाए, अपने देश में आ जाए, तो ठीक है, आगे बढ़ जाए। नेक्स्ट क्या कह रहा है और देखो आप लोग।
अब पीरियड ऑफ 10 ईयर, मेरी बात ध्यान से सुना भाई। 10 ईयर को ना, 10 साल की जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं। क्या कहते हैं उसको? 10 साल का जो पीरियड होता है उसको डिकेड कहते हैं। 100 साल का जो पीरियड होता है उसे सेंचुरी कहते हैं। 1000 साल का होता है उसे क्या कहते हैं? और ध्यान रखना, तुमने हिंदी में एक वर्ड सुना पखवाड़ा? किसी ने सुना है क्या? ये शब्द किसी ने सुना है क्या हिंदी में? क्या होता है इसका मतलब? 2 हफ्ते के टाइम को क्या कहते हैं हिंदी में? पखवाड़ा कहता है। और उसके इंग्लिश में क्या कहते हैं? अ पीरियड ऑफ 2 वीक्स, 15 डेज कह लो आप लोग। ठीक है, 2 वीक्स या 15 डेज कह लो। 14 दिन का या 15 दिन का होता है ये, ठीक है। कभी देखना एमसीडी वगैरह के तुम वो देखोगे ना, पोस्टर वगैरह, उस पर लिखा रहता है अ पर्सन ऑफ एवरी, अ पर्सन हु इज वेरी रिजर्व इन स्पीच। मेरी बात ध्यान सुना आप लोग। सपोज करो एक बच्चा है जो गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट है, मैं अपना एग्जांपल ले लेता हूँ। मुझे फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, कि जमाना मेरे बारे में क्या कहता है। अगर देखो सुनो, मैं गवर्नमेंट स्कूल से पास आउट जैसे तैसे तो पास आउट किया, बड़ी मुश्किल से। फिर मेरा एडमिशन हो गया एक प्राइवेट कॉलेज में। और तुम्हें पता है गवर्नमेंट स्कूल के बच्चे की प्रॉब्लम क्या सबसे बड़ी? कि उसको स्टेज पे आके इंट्रोडक्शन देना पड़ता है। उसके पैर कांपते हैं ऐसे ऐसे, पसीने छूट रहे हैं उसके। समझ रहे हो? बस इतना कि उसको ये बताना कि माय नेम इज मनोज, आई एम परसुइंग बीबीए, माय फादर इज दिस। और ये सब बस 2-4 लाइनें बोलिए तो भी उसके पसीने छूट रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसने कभी वो काम किया ही नहीं, है ना। और बाहर जो ऐसे क्लास में ऐसे बंदे बैठे हैं, जो कोई ऑडी में आ रहा है क्लास, कोई रोल्स रॉयस में आ रहा है, और अपन बस में आ रहा है ग्रामीण सेवा में। तो ये सब चीजें वीक बना रही हैं। तो मैं जो था ना बहुत अल्पभाषी। अल्पभाषी मतलब, अल्प का मतलब थोड़ा, भाषी का मतलब बोलने वाला, जो कम बोलने वाला था। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे इंग्लिश में? जो कम बोलता हो, रेटिसेंट। क्या बोलेंगे उसको? रेटिसेंट, ठीक है ना। तो वो होता है आपका। एडामेंट का मतलब होता है गाइस जिद्दी। एडामेंट का मतलब क्या होता है? जिद्दी। जिद्दी के लिए कोई और वर्ड भी है क्या? और कोई वर्ड है जिद्दी के लिए? हम्म, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगा। एडामेंट का लिख लेना, जिद्दी लिख लेना। आगे बढ़े। इलोक्वेंट मतलब पता है क्या होता है? इलोक्वेंट मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो बोलने में एक्सपर्ट हो। तुम्हें पता है जितनी भी पार्टियां हैं, जैसे आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, बीजेपी, और भी कोई पार्टी, इनके अपने खुद के प्रवक्ता होते हैं। प्रवक्ता समझते हो आप लोग? जो पार्टी की तरफ से बोलेगा, वरना और कोई बोलेगा तो उल्टा सीधा कुछ बोल देगा, क्योंकि बोलने की समझ हर किसी को नहीं होती। समझ पा रहे हो इस चीज को आप लोग? तो हर पार्टी का अपना प्रवक्ता होता है। जैसे कि आम आदमी पार्टी के पहले प्रवक्ता हुआ करते थे कुमार विश्वास, जिनकी बेटी की शादी अभी कुछ दिन पहले हुई है, तो पीएम मोदी और ये सब लोग आए थे, शायद वीडियो वगैरह देखा होगा। तो प्रवक्ता कौन होता है? जो बोलने में क्या हो, तो बोलने में जो एक्सपर्ट है उसको क्या कहते हैं इंग्लिश में? इलोक्वेंट कहते हैं। क्या होता कहते हो इसको? हिंदी, शुद्ध हिंदी में कहते हैं वाक पुटता। क्या कहते हैं इसको? वाक पुटता। मतलब जो बोलने में, मतलब उसको पता है कि कहाँ पे क्या बोलेगा। कुछ नेगेटिव भी बोलेगा ना, नेगेटिव भी पार्टी के बारे में बोलोगे तो वो भी उसमें से पॉजिटिव निकाल लेगा। अ प्लेस वेयर क्लोथ्स आर केप्ट। कहाँ पे कपड़े रखते हैं भाई? हमारे यहाँ तो खूटी में टांग देते हैं, बाकी महंगी जगह पे वार्डरोब होता है, ठीक है ना, उसमें टांगा जाता है। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? व्हाट इज कॉफिन गाइस? कॉफिन क्या होता है? बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी, अभी सुना है नाम आप लोगों ने? हाल फिलहाल में पाकिस्तान में एक ट्रेन को हाईजैक कर लिया था बलूचिस्तान की सेना ने, है ना। पूरी ट्रेन को हाईजैक कर लिया, और पूरी ट्रेन में से बुजुर्गों को, महिलाओं को और बच्चों को छोड़ करके जो यंग थे उनको जो है लपेटा। ठीक है। तो ऐसा इल्जाम लगा पाकिस्तान की सरकार पे कि भाई ये डाटा छुपा रहे हैं कि एक्चुअल में कितने लोग मरे हैं, ठीक है ना। लेकिन जब वापस ट्रेन फ्री होकर के जब स्टेशन पे आई, तो जो कॉफिन होते हैं, जो ताबूत होते हैं, जो क्या बोलते हैं हिंदी में यार इसको? ताबूत ही तो बोलते हैं थिंक शायद। कॉफिन को हिंदी में क्या बोलते हैं? वो जो लकड़ी का होता है ना। जनरली क्रिश्चियनिटी में ऐसा होता है, लेकिन मुस्लिम में तो, मुस्लिम में भी होता है बट वो दूसरा होता है, वो ऐसे ही हिंदू वाला वाला ही होता है, सेम ऐसे टांग के लेके जाते हैं, ठीक है ना। कॉफिन जो होता है लकड़ी का ताबूत, जिसमें बॉडी को क्या करते हैं? रखते हैं। तो कॉफिन को गिन करके लोगों ने अंदाजा लगा लिया कि इतने लोग तो कम से कम है, 200-250 तो है ही है जो गुजर गए, ठीक है ना। तो वो चीज होता है। व्हाट इज हैंगर? देखो दो हैंगर होते हैं गाइस, एक होता है HANGER, और एक होता है गाइस HANGEAR, ठीक है ना। जो हैंगर जिसमें हम कपड़े टांगते हैं, खूटी, वो ये वाला हैंगर है।
और जिसमें एरोप्लेन से, देखो सुनो, मोटरसाइकिल को कहाँ ठीक कराते हैं? गराज बोल सकते हैं। कार को कहाँ पे ठीक कराते हैं? गराज में, ठीक है ना। लेकिन हवाई जहाज जो होता है ना, उसको जहाँ पे ठीक कराते हैं उसको क्या बोलते हैं उस जगह को? ठीक है, हैंगर बोलते हैं। कॉफिन का मतलब भाई ताबूत बोलते हैं वैसे हिंदी में। तो हिंदी तो इसकी यही होगी, जहाँ पे बॉडी को क्या करते हैं, रखते हैं, डेड बॉडी को रखते हैं। फिल्मों में देखा होगा यार। आगे बढ़े। नेक्स्ट है अब ओपन रिफ्यूजल टू ओबे ऑर्डर्स। क्या हो जाएगा इसका? ध्यान सुना, मैंने इनको कुछ ऑर्डर दिया, इन्होंने मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तो क्या हो जाएगा इसका? अधेरेंस हो जाएगा इसका। किसी चीज को मानने से क्या कर देना? मना कर देना, ठीक है। मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। गाइस गाइस ध्यान से सुनना, अगर कोई व्यक्ति क्लास में बैठा है और अचानक से कुछ उल्टा सीधा बोल दे, कोई लैंग्वेज, कोई गाली गलौज कर दे, सपोज करो। वैसे तो आप लोग पता ही है कि आप लोग सरकारी स्कूल से पढ़े हुए बच्चे हो, और मैं भी वहीं से पढ़ा हूँ बाय डिफॉल्ट। और तुम्हें पता है कि दिल्ली के सरकारी स्कूल के जो बच्चे होते हैं वो दूध के धुले हुए होते हैं। उनकी स्कूल में भाषा कुछ और होती है और घर पे तो आके कुछ और ही हो जाती है। पता ही नहीं चलता कि क्या था, कभी गलती से भी नहीं निकलता कुछ, है ना। सुनो मेरी बात ध्यान से। मोरल्स दैट गवर्न्स वंस बिहेवियर। गाइज इसको कहते हैं शिष्टाचार। और शिष्टाचार को हम लोग यहाँ पे कहेंगे क्या? एथिक्स कह लेंगे फिलहाल तो। एटिक्विटी भी होता है, वैसे एथिक्स कहेंगे, ज्यादा सही रहेगा। अगला, वन हु लोड्स एंड अनलोड शिप्स। मेरी बात ध्यान सुना आप लोग। जब हम बस स्टैंड पे जाते हैं तो जो सामान ढोते हैं बस में चढ़ाते हैं उसको क्या कहते हैं? कुली। ट्रेन में भी कुली होता है। लेकिन जो पानी के जहाज होते हैं, है ना, वहां पे जो बंदा सामान चढ़ाता है उसको कहते हैं, पता है क्या? स्टीव डोर कहते हैं उसको। क्या कहते हैं? जो सामान को लोड करता है। और मिडिल क्लास वाले कुली नहीं करते। मेरे घर वाले गांव जाएंगे ना तो 4 बंदे घर से लेके जाएंगे, लेकिन कभी भी कुली नहीं करेंगे, ठीक है ना। वो 4 बंदे मेट्रो पकड़ के वापस आ जाएंगे, कुली नहीं करेंगे। हाँ, स्पेंसिटर अनमैरिड वुमेन का होता है जो बच्चों को केयर करते हैं। स्टीव डोर बोलेंगे इसको, स्टीव डोर बोलेंगे इसको, ठीक है, कुली। हाँ, कहाँ का कुली है? तो कुली, लेकिन पानी के जहाज पे इसको ऐसे बोलते हैं। काम तो कुली वाला ही कर रहा है ये। लेकिन अगर ये ट्रेन में होता तो कुली ही बोलते, बस में होता तो कुली बोलते। लेकिन चूंकि पानी के जहाज पे तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? ऐसा बंदा जो जहाज में सामान चढ़ाए और उतारे, तो कुली का ही काम कर रहा है एक तरह से, ठीक है। आगे नेक्स्ट की बात करते हैं। रस्टिक का मतलब होता है ग्रामीण। रस्टिक का मतलब क्या होता है? ग्रामीण, ठीक है ना, जिसको थोड़ी समझ ना हो, ठीक है। अगला, अ सडन और ऑफ ए लार्ज नंबर ऑफ फ्राइटेंड पीपल और एनिमल। मेरी बात ध्यान से सुनना। अगर मान लो कोई मार्केट लगी हुई है, जैसे वीर बाजार की मार्केट लगती है, कोई भी मार्केट लगी हुई है, वीकेंड मार्केट, उसमें अचानक से अगर हम अफवाह फैला दें कि यहाँ पे बॉम्ब है, तो सारे लोग क्या करेंगे? भागेंगे। सडनली क्या हो जाएगा? बहुत सारे लोग जो है वो क्या करेंगे? डरे हुए लोग किधर इधर उधर भागना चालू करेंगे। और जानवर भी भाग सकते हैं ऐसे में, अगर धमाका हो जाए तो उसको कहते हैं हम क्या? इसको कहते हैं स्टैम्पेड। क्या कहते हैं इसको? जो भगदड़ मच जाना एक तरह से, है ना, अफरा तफरी मच जाना। आगे बढ़े। नेक्स्ट क्या कह रहा है आपका? वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट। गाइस इसको हम लोग कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे ईगोइस्ट कह लेंगे इसको। सुनो मेरी बात ध्यान से। अगर 2 तरीके के बच्चे हैं, अगर मान के चलो आप यहाँ पे आ रहे हो, तो आप अपना नेचर ऐसा रखो कि मेरे को कुछ नहीं आता, जीरो से सीखना है, तब तो बात बनेगी। लेकिन अगर आपने पहले से ही दिमाग में कुछ सेट कर रखा है, बड़ा मुश्किल हो जाता है। हालांकि मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे पढ़ाते हुए इतना टाइम हो गया कि मैंने अच्छे अच्छों को झोला। मैंने कहा ना, ऐसे भी मिल जाते हैं, कहते मास्टर जी बाहर मिलो आप। जब ऐसे को झेल रखा तो फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं है। वैसे मेरी जनरली किसी से आज तक कभी कोई अफरा तफरी किसी स्टूडेंट से कभी हुई नहीं, ठीक है ना, वो चीज़ है। हाँ, एक बार एक को कह दिया था मैंने, बाहर निकल जा क्लास से, उसका भी सिलेक्शन हो गया, T2 का, ठीक है ना, CP वगैरह में उसका भी सिलेक्शन हो गया, ठीक है। लेकिन वो जिसको मैंने कहा था ना बाहर निकल जा, कभी रोड में भी मिलता है ना भाई साहब, पूरे पैर छूता है वो। ऐसा नहीं कि बदतमीज है, वो बहुत शिष्टाचार है। और वो पीठ के पीछे जो भी बोलता है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वो पीठ के पीछे भी बोलता होगा, पता चल जाता है ये चीज है, ठीक है। तो क्या कह रहा है? वन हु इज प्री ऑक्यूपाइड विद हिज ऑन इंटरेस्ट को क्या कहेंगे? घमंडी टाइप का आदमी,
जिसका ईगो का मतलब क्या होता है, जिसको ईगो हर्ट हो रही है, तो दिमाग में पहले से कुछ भरा हुआ है, वो चल रहा है, वो ईगो हर्ट हो रहा है इसका, वो चीज है। बाकियों को एक्सप्लेन करूंगा, टाइम नहीं है, नेक्स्ट क्लास में कर दूंगा, और भी रिपीट होगा। और ज्योमेट्रिकल फिगर विद 8 साइड, मेरी बात ध्यान सुनना भाई, ये किस चीज की आकृति है? ट्राइंगल। कितने साइड्स है इसमें? ठीक है। ये आपका क्वाड्रिलेटरल है, इसमें कितने हैं? ऐसे ही गाइस एक होता है पेंटागन। पेंटागन में कितने साइड्स होते हैं पता है आपको? पेंटागन में कितने होते हैं? तो पेंटागन में 5 है। ऑक्टागन में ये कितने कह रहा है भाई? 8। तो क्या आंसर होगा हमारा? ठीक है ना। हेक्सागन में हमारे 6 होते हैं गाइस, हेक्सागन में क्या होते हैं? और हेप्टागन में आई थिंक 7 का होता है सर, या सेप्टागन भी कहते हैं इसको। नेक्स्ट, वन हु लव्स हिज कंट्री गाइस, ऐसा बंदा जो अपने देश से प्यार करता है उसको देशभक्त कहते हैं भाई। और देशभक्त को इंग्लिश में क्या कहते हैं? पेट्रोइट कहते हैं, पेट्रोइट। आगे बढ़े। इनकेपेबल ऑफ पेइंग डेब्ट्स, ऐसा व्यक्ति जो अपने उधार ना चुका पाता उसको कहते हैं दिवालिया घोषित हो जाना, है ना। तो क्या हो जाएगा इसका? इंसॉल्वेंट। इसको एक और कहते हैं, इसको बैंकक्रप्ट भी कहते हैं। जब मैं आपको पॉलिटी पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा राष्ट्रपति बनने के लिए ना आदमी का मानसिक रूप से सही होना चाहिए, मानसिक रूप से सही होना चाहिए, और दिवालिया नहीं होना चाहिए। दिवालिया या पागल, तो दिवालिया का मतलब समझ रहे हो? ऐसा व्यक्ति ही राष्ट्रपति बन सकता है जिसके पास थोड़े बहुत पैसे हों। ठीक है। तो इंसॉल्वेंट मतलब क्या होता है? जिसका दिवालिया निकल गया हो। इसको सिद्ध धुंधी तो होती है दिवालिया, क्या होती है? जिसके पास पैसे ना हो। गरीब कह लो वैसे, पैसे ना हो ये गरीब ही मान लो, ठीक है ना। पैसे ना होने को गरीब ही कहते हैं, ठीक है। लेकिन अगर डिक्शनरी में देखोगे तो दिवालिया होता है, बिल्कुल एकदम 1 रुपया भी ना हो, बिल्कुल फकीरी। तो उधार कौन नहीं चुकाएगा? जिसके पास पैसे ही नहीं है, ठीक है ना। तो गरीब कह लो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे एक वर्ड में अगर एक लाइन में जानना तो इसका शुद्ध हिंदी क्या मिलेगा आपको? डिक्शनरी वाले टाइप में दिवालिया मिलेगा। अच्छा, एक्स्ट्रा वेजेंट क्या होता है गाइस? एक्स्ट्रा वेजेंट का होता है जो फिजूल खर्ची करता हो। क्या करता हो? जो फिजूल खर्ची करता हो। आगे, और लॉन्ग एंड एग्रेसिव स्पीच गाइस, ऐसा भाषण जो लंबा भी हो और एग्रेसिव भी हो, जो दूसरों को क्या करे? भड़काए। अभी नागपुर में हो रहा है ना जैसे, वैसा कुछ, तो इसका हैरेंग्यू कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? भड़काऊ भाषण। नागपुर महाराष्ट्र, मुंबई तो अलग है ना। दंगे हो रहे हैं, औरंगजेब की मजार है ना वहां पे, कुछ चल रहा है कलेश, ठीक है। अ स्कूल और कॉलेज इन विच वन ही हैज एजुकेटेड, क्या कहते हैं भाई इसको? मेरी बात ध्यान से सुनना। जब आप यहाँ से पढ़ लोगे ना और आपकी सबकी नौकरियां हो जाएंगी कुछ टाइम के बाद, तो आप इस इंस्टीट्यूशन के, आप इस संस्था के एलुमनाई कहलाओगे। एलुमनाई क्या होता है? ऐसे छात्र जो किसी संस्था से पास आउट हो चुके हैं। जैसे कि आप अपने स्कूल से पास आउट होके आ गए हो, तो आप अपने स्कूल के क्या हो? एलुमनाई हो, ठीक है ना। लेकिन ध्यान सुनना, अब तुम मान के चलो कल को आईएएस बन गए, ठीक है ना। तो ये तो चौड़े में कहेगा ना जाकर स्कूल में, मैं तो आईएएस बन गया। और जब भी एलुमनाई मीटिंग हो, स्कूल को भी बुलाने में प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? लेकिन मान के चलो भाई ने कुछ अचीव नहीं किया, मेरे जैसा। पहले मैं अपने स्कूल हर टीचर्स डे पे जाता था, फिर मास्टर जी रोज पूछते थे क्या कर रहा है। नहीं यार ये अलग समस्या, लग रहा है जाना ही बंद करना पड़ेगा, मैंने जाना ही बंद कर दिया, ठीक है ना। ये चीज है। एलुमनाई क्या होता है आपका? किसी कॉलेज या इंस्टीट्यूशन के पुराने स्टूडेंट को कहते हैं, ठीक है। एक और देख लो, इनक्लोज एरिया वेयर एयरक्राफ्ट आर केप्ट, अभी बताया था ना, HAR वाला ना कि HER वाला। हार्बिंगर का मतलब होता है गाइस आपका बंदरगाह। क्या होता है इसका मतलब? क्या होता है भाई बंदरगाह? जहां पे पानी के जहाज रहते हैं। हाँ तो वही कह रहा ना, ऐसा इलाका जहां पे एयरक्राफ्ट को क्या करते हैं, रखा जाता है या फिर रिपेयर किया जाता है, ठीक है ना। ये वाला हैंगर कौन सा वाला है? टांगने वाला, ठीक है ना। और शॉर्ट स्टोरी विद अ मॉरल यूजली एनिमल्स और कैरेक्टर। सुनो मेरी बात ध्यान से, आपने बचपन में कहानी सुनी थी, एक आदमी के पास एक मुर्गी थी जो रोज सोने का अंडा। तो एक दिन आदमी ने सोचा कि इसको फाड़ करके सारे सोने के अंडे, उसने मुर्गी को फाड़ दिया, अंडा तो मिला नहीं उसको, उसने बटर चिकन बना के खा लिया उसका, ठीक है ना। मतलब इससे मोरल ऑफ द स्टोरी क्या मिली हमें? कि लालच बुरी। पढ़ी अगर से कुछ ऐसा पढ़ा आप लोगों ने? तो ऐसा कुछ अगर पढ़ा है आप लोगों ने तो ये क्या है? ऐसी स्टोरी जिसमें जानवरों का प्रयोग हुआ, किसके लिए?
एक मैसेज देने के लिए, पंचतंत्र की कहानी है यार, तो उसको क्या कहेंगे हम लोग, इसको कहेंगे फेबल, इसको पैराबल भी कहते हैं गाइस। नहीं नहीं, ऐसी कहानी जो नैतिकता, नैतिकता वाली कहानी, जिसमें क्या हो, एक आइडिया मिले। सुनो मेरी बात, एक आदमी के चार लड़के, एक किसान के चार बच्चे थे, चारों आपस में लड़ते थे। किसान ने सबको कहा कि एक एक लकड़ी लेके आओ। किसान ने कहा कि इसको तोड़ दो, सबने लकड़ी को तोड़ दिया। फिर किसान ने उन लकड़ियों का एक बंडल बना दिया, कहा अब तोड़ो, अब नहीं तोड़ पाए, ठीक है ना। तो संदेश क्या निकला इससे, एकता में शक्ति है, सुना ऐसा कुछ, है ना। तो ये क्या है, ऐसी स्टोरी बताई ना जिसमें क्या मिल रहा है, मैसेज मिल रहा है ना। तो ऐसी स्टोरी बताना जिसमें क्या मिले आपको, सीख मिले, कोई कोई सीख मिले, उसको क्या कहते हैं हम लोग, फेबल कहते हैं। बस इतना ही रहने दो, खत्म है, लास्ट है ना। चलो लिख लो, हैविंग टू ऑपोजिट फीलिंग गाइस, एम्बीवेलेंट हो जाएगा, एम्बीवेलेंट हो जाएगा, ठीक है ना। गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं कि ना करूं, कंप्यूटर क्लास जाऊं कि गवर्नमेंट जॉब की तैयारी करूं। तो ये जो दो दो एमबी का मतलब क्या होता है पता है आपको, एमबी का मतलब होता है, जहां पे एमबी आ जाएगा समझ लेना इसका मतलब क्या हो गया, दो। जैसे एमबी डेक्स्ट्रस, जैसे कि क्या, एमबी डेक्स्टर, एक वर्ड लिख दिया मैंने एमबी डेक्स्टर। अब सपोज करो आपको ये मतलब नहीं पता, लेकिन एमबी का मतलब क्या होता है, तो ऐसा व्यक्ति जो अपने दोनों हाथों से लिख सकता हो, रजनीकांत टाइप का, है ना। आगे बढ़े, एक और देख लो आप लोग, अ ग्रुप ऑफ शिप्स गाइस, इसको क्या कहते हैं हम लोग, क्या होगा इसका भाई, पानी के जहाज, फ्लीट हो जाएगा, कारवां, ठीक है ना, फ्लीट हो जाएगा इसका, ठीक है। चींटियों के झुंड को कहते हैं गाइस कॉलोनी, क्या कहते हैं, चींटियों का जो झुंड होता है उसे क्या कहते हैं, कॉलोनी, ठीक है। पूल जो कहते हैं गाइस, ध्यान रखना आप लोग, शॉल भी कहते हैं इसको शायद, ये मछलियों के झुंड को कहते हैं स्कूल, हाँ। इतना रहने दो, बाकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे। फ्लीट मतलब जहाजों का जो कारवा होता है उसको कहते, कारवा कहते हैं वैसे उसको, पानी के जहाज का अगर एक साथ, मतलब एक साथ अगर शिप का मतलब क्या है, पानी के जहाज। तो पानी के जहाज अगर दो चार एक साथ जाते हैं ना, जैसे एक बात बताओ मुझे, जैसा कभी अगर प्रधानमंत्री की गाड़ी आनी हो ना अगर, तो एक गाड़ी थोड़ी आएगी, 50 गाड़ी आएंगी उसके साथ, है ना, पूरा काफिला आएगा, तो वही काफिला है ये, लेकिन ये पानी के जहाज का काफिला है।